सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज इस वीडियो में अपन मूल अधिकार के एक अंतिम जो अधिकार जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? एक ऐसा अधिकार जो खुद मूल अधिकार है और मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है। तो आज हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार और इसके संरक्षण यानी मूल अधिकारों के संरक्षण के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की रिट जारी की जाती है उनके सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसी आधार पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद या आर्टिकल बताया और इस एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन हो जाता है। साथ ही बाबा साहेब ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषता यानी संविधान का जो बेसिक ढांचा है, जो मूल ढांचा है उसमें ये सम्मिलित है। इस तरह से इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित 4 जो प्रावधान मुख्य रूप से आते हैं उनमें अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करता है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसे संविधान संशोधन के तहत ही बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये संविधान की मूल विशेषता या बेसिक स्ट्रक्चर है। अनुच्छेद 32 क्लोज 1 मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट या याचिका जारी की जाती है, उसका उल्लेख करता है। उसके बाद में अनुच्छेद 32 क्लोज 2 5 प्रकार की जो याचिकाएं हैं उनके बारे में उल्लेखित करेगा और अनुच्छेद 32 क्लोज 3 याचिका जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को अर्थात सुप्रीम कोर्ट को देता है और साथ ही ये भी बोलता है कि संसद कानून बनाकर अन्य अधीनस्थ न्यायालय को भी याचिका या रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। अब जो याचिकाएं हैं उनमें रिट का प्रकार और क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये जो 5 प्रकार की रिट है उसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पक्ष। संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है, जो आपने पहले देखा है। केवल चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय की रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं है। संसद ने अभी तक ऐसा कोई कानून बनाया नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही ऐसा करते हैं। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बंबई, मद्रास हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 अब सभी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं जहाँ इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता है, जिन्हें अब भी न्याय का झंडा कहा जाता है। आगे चलकर हाई कोर्ट ने रिट जारी करना शुरू किया और ये रिटें ब्रिटिश लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को कायम करने के लिए असाधारण उपचार थी। उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है, ये ध्यान देना।
सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इन्हें जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय ये होगा कि किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी, इन सामान्य कानून के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट को रिट संबंधी न्यायिक अधिकार और हाई कोर्ट से कम विस्तृत है। सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है। इस तरह रिट जारी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र हाई कोर्ट की अपेक्षा ज्यादा विस्तृत है। नंबर 3, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए हाई कोर्ट अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता। इस तरह सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। यानी हाई कोर्ट को उतना नहीं है जितना कि सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। अब हम अनुच्छेद 32 226 में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के रिटों के अभिप्राय और क्षेत्र को समझेंगे। जो पहली रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर लैटिन शब्द जो है वो है हेबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित करो। ये मुख्यतः व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित रिट या याचिका है। व्यक्ति को जब अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है, जो यदि सरकार बनाती है या कोई अन्य व्यक्ति बनाया जाता है, तो उसमें बंदी बनाने वाले अधिकारी से बंदी बनाने के कारण को स्पष्ट करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में देखिए, इसे लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ये उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि जो बंदी बनाया या हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह ये किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है और व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण को या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ये रिट तब जारी नहीं किया जा सकता जब यदि हिरासत कानून सम्मत है, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो और न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो, तब ये जारी नहीं हो सकता। सेकंड है परमादेश मैंडेमस। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के बारे में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं, और संविधानात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है उनके विरुद्ध। नंबर 3 है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है निषेध करना या रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय करता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं करता है। प्रतिषेध संबंधित रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। ये प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों, निजी व्यक्तियों, निकायों को उपलब्ध नहीं होता है। फिर है उत्प्रेषण सर्सियोरी। उत्प्रेषण इसका शाब्दिक अर्थ है रुक जाइए
या प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अपने सबॉर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों और निजी व्यक्तियों इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं। फिर है अधिकार परीक्षा को वारंटो, जिसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ है कि किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, ये भी है किस अधिकार से या प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है कि आप किस हैसियत से इस पद पर बने हुए, कैसे आपने प्राप्त किए। अतः ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने से रोकता है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालयों के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। उसके बाद है अनुच्छेद 226, अपन ने पहले भी पढ़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को कुछ अन्य रिट भी जारी करने का अधिकार है, जिसमें अंतरिम राहत याचिका इंजक्शन जो रिट है और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन, ये 2 रिटें और है जो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा ज़्यादा अधिकार देती है। अनुच्छेद 33 लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सैन्य, पुलिस, आईबी इत्यादि लोगों के मूल अधिकारों में संसद कानून बना करके कमी कर सकती है, ध्यान रखना। उसके बाद अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। इसमें है कि सैन्य कानून लागू होने पर किसी के मौलिक अधिकारों को यदि नुकसान हुआ है तो संसद ही कानून बना करके क्षतिपूर्ति उसकी कर सकती है। फिर है अनुच्छेद 35 कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को कुछ बातों में, जैसे अनुच्छेद 16(3) जिसमें लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात की गई है और कोई राज्य यदि निवास के आधार पर सरकारी नौकरी में आरक्षण करता है तो वो राज्य केवल प्रस्ताव ही पास करता है। असल में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। जैसे अभी हाल ही में एमपी राजस्थान में ऐसे प्रस्ताव दिए गए थे कि स्थानीय लोगों को ही नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, जबकि हकीकत देखा जाए तो ये देने का अधिकार किसको है? संसद को है। इसके साथ ही अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33-34 राज्य विधानमंडल को इन पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जिसमें 34 में मार्शल लॉ है और उसी प्रकार से 33 के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई है इन पर सब पर कानून बनाने का, सशस्त्र बल है उनके मूल अधिकारों में कमी करना हो या किसी की क्षतिपूर्ति करना हो, तो ये सब काम इन्हीं को दिया गया है। तो इस प्रकार से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।